एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव केमिस्ट्री। सो आज हम अपने केमिकल काइनेटिक्स के कुछ एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो मैं बहुत टाइम से आपको बोल रही थी कि वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे। दैट इज थ्योरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, उसमें वो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है पर्सनली मुझे, बिकॉज आपको उसमें पूरी केमिकल काइनेटिक्स समझ आएगी कि व्हाट एग्जैक्टली इज केमिकल काइनेटिक्स, हाउ डज केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस, कैसे कोई भी रिएक्शन जो होती है, हर एक रिएक्शन एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होती है। ठीक है, क्यों तुम्हारे पास किसी में कम प्रोडक्ट बनता है, किसी में ज्यादा प्रोडक्ट बनता है, किसी में सारा ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उनके पीछे की केमिस्ट्री क्या है, व्हाट्स द रीजन, तो वो आज हम जानेंगे। उससे पहले हम अपने पिछले लेक्चर की जरा एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने अपने पढ़ा था व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़े थे। सो फर्स्ट मेथड क्या था हमारे पास, ग्राफिकल मेथड, जिसमें हमने कहा था कि हम ग्राफ्स बनाएंगे और ग्राफ के थ्रू हम बताएंगे कि हमारे पास वो कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फॉलो कर। देन हमारे पास था इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड में हमने क्या करा था, हमने कहा था कि हम एक रिएक्शन लेंगे, उस रिएक्शन में एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे और दूसरे के कंसंट्रेशन को हम वेरी करेंगे और देखेंगे कि इनिशियल रेट जो था हमारा उससे कितना चेंज आया है अब वाले रेट में। ठीक है, दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को वेरी करने के बाद अब वाले रेट में कितना चेंज आया हम वो फाइंड करेंगे, हमने ये देखना है। ठीक है, ये है हमारे पास इनिशियल रेट मेथड। देन है नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड में क्या था, इसमें हमारे पास हमने जो ड्राइव करी थी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, उनको लेके हमने कहा था कि हमें डाटा दिया गया होगा। ठीक है, वी विल पुट द वैल्यूज गिवन इन द डाटा इन आवर फॉर्मूला। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास जो भी फॉर्मूला है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो भी फॉर्मूला है, हम उसमें पुट करके देखेंगे जिस भी फॉर्मूला को वो डाटा सेटिस्फाई करता हो। सेटिस्फाई करने से क्या मतलब था, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू उसके लिए कांस्टेंट आनी चाहिए उस पर्टिकुलर फॉर्मूला के लिए। लाइक अगर हम सोच रहे हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होनी चाहिए, सो दैट मीन्स के रेट कांस्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी कांस्टेंट, है ना। उस रिएक्शन के लिए, उस ऑर्डर के लिए रिएक्शन का रेट कांस्टेंट सेम रहना चाहिए, के की वैल्यू सेम रहनी चाहिए। ठीक है, सो जब भी हम पुट करेंगे के की वैल्यू जिस भी इक्वेशन के लिए कांस्टेंट आती है वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बता देगा कि ये हमारे पास इस रिएक्शन का ऑर्डर है। ओके, सो देन हमने फोर्थ मेथड पढ़ा था हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड में जैसे हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में पुट करा, वैसे मैंने आपको बताई थी हाफ लाइफ मेथड का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ रिलेशन, कि जो हाफ लाइफ होती है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द a raised to power n-1, where a is the initial rate of initial concentration of reactant and n is the order of reaction. So हम उस फॉर्मूला से पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ जो हमारे पास रिएक्शन है उसका ऑर्डर क्या है। देन द लास्ट मेथड इज ऑसवाल्ड डाइल्यूशन मेथड। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन मेथड कुछ हद तक देखने में सिमिलर लगता था किससे, इनिशियल रेट मेथड में। इसमें क्या करते थे हम क्या करते थे, हमारे पास दो रिएक्टेंट दे रखे हैं ए या बी, दो रिएक्टेंट दिए हुए हैं, मान लो कोई भी ए बी सी डी कुछ भी दिया हो। हमने क्या करना है, हमने एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या कर लेना है, एक्सेस में ले लेना है। एंड एज वी नो दैट अगर हम किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को एक्सेस में लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन विल नॉट चेंज बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट। अगर हम उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को माइनस से भी इंक्रीज करेंगे तो उससे इतना ज्यादा रेट के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब वही है कि समुद्र में तुम एक बूंद पानी डाल दो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा समुद्र को, है ना। तो वही बात है, तो रेट उसके इसके चेंज होने से नहीं चेंज होगा, किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ए का। अगर हम ए की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो उससे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स थे, हमने लास्ट टाइम बहुत अच्छे से पढ़े थे। इनके न्यूमेरिकल्स में मैंने आपको दिए थे, 4 शायद न्यूमेरिकल्स थे, होप सो आपने करे होंगे और मैं उनके सोल्यूशंस डाल दूंगी। ठीक है, आप उससे देख लीजिएगा, बहुत इजी न्यूमेरिकल थे, मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ ज्यादा कुछ मुश्किल था उसमें। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में लाऊंगी, उसके लिए अलग हम वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पुराने सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है बहुत अच्छे से वो करेंगे। ठीक है, तब तो के लिए आप लोग जितने आपसे हो सकते हैं वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है,
सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज द थ्योरीज ऑफ रिएक्शन, थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। अब ये क्या है? इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट द फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना? हमने पढ़ा था कि कौन कौन से फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर रहे हैं। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था टेम्परेचर, ठीक है? टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। मैंने आपको कहा था कि टेम्परेचर के चेंज होने से क्या होता है, टेम्परेचर जब हम चेंज करते हैं तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है ना? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और मैंने बोला था कि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि विद द 10 डिग्री राइजिंग टेम्परेचर देयर विल बी डबल इन द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है? डबलिंग हो जाएगी इसकी। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाट्स द रीजन? क्यों हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस राइज करने से टेम्परेचर इंक्रीज हो, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है? अब ये तो बात की बात है, क्यों रिएक्शन हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता ही क्यों है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से? उसका रीजन क्या है? ऐसा क्या होता है केमिकल रिएक्शन में कि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें और हमारे पास रिएक्शन का रेट बढ़ जाए, ठीक है? तो इन क्वेश्चंस का जो जवाब है वो हमारे पास काइनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो देती है। फर्स्ट थ्योरी इज नोन एज अ मॉलिक्यूलर कोलिजन थ्योरी। क्या होती है फर्स्ट थ्योरी जो है हमारे पास? वो है मॉलिक्यूलर कोलिजन थ्योरी, मॉलिक्यूलर कोलिजन थ्योरी, ठीक है? एंड द सेकेंड थ्योरी इज आर्हेनियस थ्योरी, Arrhenius theory. So first we will study about molecular collision theory in detail. Okay, what is molecular collision theory? From the name we can have an idea that this theory will discuss about something about collisions. ठीक है? collisions क्या होती हैं? जब कभी भी कोई भी चीज दूसरी चीज से टकराती है हम उसको बोलते हैं कोलिजन। क्या बोलते हैं? कोलिजन, ठीक है? कोई एक चीज दूसरी चीज से टकरा गई, हम कह रहे हैं कि उनकी कोलिजन हो गई, वो कोलाइड करे एक दूसरे से, ठीक है? दैट इज नोन एज द कोलिजन। अब हमारे पास मॉलिक्यूल्स में भी ऐसे ही होता है। कोई भी रिएक्शन हो रही हो, क्या होता है कि आपके पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में बहुत सारे ये मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, ठीक है? ऐसे ऐसे बना देते, चलो, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, ठीक है? जब भी कभी रिएक्शन हो रही होती है तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, ठीक है? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, और जब वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो वो कंबाइन करके हमारे पास अपना एक प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है? इस तरह से हमें मिलते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स। पर सिर्फ इतना ही नहीं है, दिस इज नॉट द थ्योरी। थ्योरी हमें क्या बोलती है? हमें बताती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मैंने एक टर्म बोली, क्या? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसको हम Z से डिनोट करते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कितनी स्पीड से कोलाइड कर रहा है, ठीक है? कोई भी चीज जब एक मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी के मतलब से फ्रीक्वेंसी से क्या समझते हो? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी उसकी स्पीड है, एक तरह से कि पर यूनिट टाइम कितनी स्पीड से वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं या एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। और जब हम कोलिजन की बात करते हैं हम उसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कि कितनी स्पीड से वो एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है? दैट इज नोन एज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करें तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोलिजन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब ये हमारे पास एक बड़ा कंटेनर है, उसमें बहुत सारे हमारे पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है, तो उसके एक यूनिट वॉल्यूम में, इस इतने से कोने में, मान लो इतने से यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है? तो वो मॉलिक्यूल्स एक सेकेंड में एक दूसरे से कितनी कोलिजन्स करते हैं उसको हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है? इसको हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो मॉलिक्यूलर कोलिजन थ्योरी हमें क्या कहती है कि जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं
और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं। पर इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे होते, फिर तो तुमने अगर 50 मॉलिक्यूल्स ए के डाले, 50 मॉलिक्यूल्स बी के डाले, एक दूसरे से कोलाइड करके प्रोडक्ट बन जाना चाहिए था, सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स यूज हो जाने चाहिए थे। पर जब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखे रिएक्शंस का, तो हमें ये पता चला कि सारे के सारा हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। मतलब अगर हमने 50 मॉलिक्यूल ए के डाले और 50 बी के डाले हैं, तो कहीं जाके हमें 20 या 25 मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोडक्ट में मिलेंगे उनके, ठीक है। बाकी का रिएक्टेंट जो है एज इट इज पड़ा रह जाएगा। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन मॉलिक्यूलर कोलिजन थ्योरी ने क्या बताया कि उनकी कोलिजन जो है वो इफेक्टिव नहीं हुई है। मतलब कि जरूरी नहीं है कि अगर दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं तो उनकी कोलिजन इफेक्टिव ही हो। इफेक्टिव का मतलब क्या है कि उनकी कोलिजन प्रोडक्ट फॉर्मेशन ही करे। अब कोई भी कोलिजन इफेक्टिव तब होगी जब उसके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होगी, ठीक है। किसी भी कोलिजन को हम इफेक्टिव कोलिजन तब बोलेंगे, और कोलिजन विल बी इफेक्टिव जब उसके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी इसने हमें क्या बताया है कि देयर मस्ट बी अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड विद द मॉलिक्यूल। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी जिसको क्रॉस करना उसके लिए कंपल्सरी होगा टू फॉर्म द प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल एज इट इज, यहाँ पे मान लो कि एक ये मॉलिक्यूल पड़ा है, ठीक है, और एक मैंने ये छोटा एक ये मॉलिक्यूल डाला, रख दिया, ठीक है, एक दूसरे से इनको कोलाइड भी करा दिया, ठीक है, बट स्टिल प्रोडक्ट नहीं बना। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये एक दूसरे से कोलाइड करे, इनको उतनी एनर्जी नहीं मिली कि ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सके और हमें प्रोडक्ट दे सके, ठीक है। तो हमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ही चाहिए जो हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को बना सके, ठीक है। दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को मतलब हमें क्रॉस करना पड़ेगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं रेट की बात करूं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा इस टाइम पे किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन हमारा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? Z. Z is known as the collision frequency, but not only upon the collision frequency, क्योंकि हर एक कोलिजन हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करेगी। तो मान लो कि तुम्हारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और उसमें F फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं जिनकी कोलिजन इफेक्टिव है। अगर 100 मॉलिक्यूल्स है और उसमें से 40 मॉलिक्यूल की कोलिजन इफेक्टिव है, तो इसका मतलब कि 40 में से मतलब 40 डिवाइडेड बाय 100, 100 में से 40 मॉलिक्यूल्स की कोलिजन जो है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रही है। तो दैट फ्रैक्शन ऑफ द इफेक्टिव कोलिजन्स एंड द कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोथ विल डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये दोनों हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को बताएंगे। Rate of reaction is directly dependent upon the collision frequency and the fraction of effective collisions. इससे हमें ये पता चला, ओके। अब हमने ये तो बना लिया, तो बात तो हमारी स्टार्ट हुई थी टेम्परेचर से कि हाउ डज टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलर कोलिजन थ्योरी ने ये कैसे एक्सप्लेन करा ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, आप घर में वो करते हो, आप गैस चलाते हो, ठीक है, उसके ऊपर आपने पानी रख दिया, ठीक है, पानी रख दिया और उसमें आपने शुगर डाल दी, ठीक है। मैंने ये पहले एग्जांपल दी है आपको, पानी रख दिया और शुगर डाल दी, थोड़े मोटे मोटे उसके दाने डाल दिए, तो वो ऐसे पड़े पड़े ना डिजोल्व नहीं होते। आप क्या करते हो, उसको डाल के अगर आप पानी को गर्म कर दो, नीचे से क्या करो, हीट दे दो, नीचे से हीट दे दो, है ना, नीचे से हीट देते हो, तो तुम्हारे पास क्या होता है कि वो शुगर के मॉलिक्यूल जो 10 मिनट में 20 मिनट लगाने थे जिसने घुलने के लिए, वो 1 मिनट में घुल जाते हैं। पूरा का पूरा शुगर जो हमारे पास वाटर का जो मतलब वाटर होता है वो पूरा एकदम वो हो जाता है, जिसमें पहले शुगर के दाने मिल रहे थे अब एकदम क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो अब ये कैसे होता है, हीट देने से क्या हुआ, हीट देने से क्या हुआ
इस कंटेनर का इसका इन जो हमारे पास सैंपल सोल्यूशन था, मान लो जो वाटर था उसका जो है टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल्स पड़े थे, ये मॉलिक्यूल्स पड़े थे, इनके पास इस हीट की वजह से एनर्जी आई, हीट की वजह से एनर्जी आई। तो वो एनर्जी कोलिजन कब होगी? पड़े पड़े तो कोलिजन नहीं होने वाली, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास जाएंगे तभी तो कोलिजन होगी। कोई इधर भागेगा कोई उधर भागेगा तभी तो कोलिजन होगी ना, ठीक है। तो जब हम हीट देते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल जो है, जो पहले बहुत स्लो भाग रहे थे अब बहुत फास्ट भागेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास अब इतनी एनर्जी आ गई है कि वो दौड़ सकते हैं, ठीक है। तो इनको हीट मिल गई, हीट मिलने से एनर्जी मिली। जब एनर्जी मिली तो ये बहुत एक दूसरे की तरफ बहुत फास्टली भागे। तो जब वो एक दूसरे की तरफ फास्ट भागेंगे तो कोलिजन्स जो होंगी वो जल्दी होंगी। अगर कोलिजन जल्दी होगी तो आपको पता है, अभी देखा आपने कि कोलिजन्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, मैं ऐसे बोलूंगी ये गलत होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोलिजन फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होने से एनर्जी इंक्रीज हुई, कोलिजन इंक्रीज हुई, तो कोलिजन इंक्रीज होने से क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से हमारी मॉलिक्यूलर कोलिजन थ्योरी ने एक्सप्लेन करा कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। पर अब बात आती है कि कितना इंक्रीज होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा कि कितना इंक्रीज होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि कितना इंक्रीज हो चुका है, या मतलब कैसे हम पता करेंगे? तो इसका ये क्या था कि हमारे पास एक रिलेशन होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी का। जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है ना, कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के रूट के, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो मतलब वही है कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, ठीक है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के रूट से। तो अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करते हो, टेम्परेचर आपने क्या लिया? 310 कैलोरी ले लिया T1 और T2 ले लिया 320 कैलोरी, 10 आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया 10 डिग्री से, ठीक है। तो आप ये देखो कि Z1 बाई Z2 की रेशियो क्या होगी? T1 बाई T2 है ना। तो Z1 बाई Z2, आपके Z1 क्या था? इनिशियल कोलिजन फ्रीक्वेंसी, Z2 क्या थी? जो 10 डिग्री राइज करने से हुई, 10 केल्विन राइज करने से हुई, है ना। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना 320 को 310 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा 1.016 कुछ ऐसा आएगा। तो अब आपको इस पे हैरानी हुई होगी, क्योंकि हम तो पढ़ के आए हैं कि भाई 10 डिग्री राइज टेम्परेचर से क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, ऐसे ही पढ़ा था हमने। बट यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि रेट ऑफ जो हमारे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो तो सिर्फ 1.016, मतलब एक तरह से अप्रॉक्स सेम ही रह रही है, ठीक है। 1.016 टाइम्स ही इंक्रीज हो रही है, ज्यादा कुछ तो इंक्रीज ही नहीं हो रही, ना डबल हो रही ना कुछ हो रही है, ठीक है। तो फिर ये कैसे कह दिया हमने कि हमारे पास इसका जो रेट है वो डबल हो जाता है? इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ कोलिजन फ्रीक्वेंसी ही हमारे पास रिएक्शन के रेट को नहीं बताती है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी ही रिएक्शन के रेट को नहीं बताती है, कुछ और फैक्टर भी होगा जो रिएक्शन के रेट को बताएगा। तो यहाँ पे आता है प्रूफ इफेक्टिव कोलिजन का। इफेक्टिव कोलिजन हमें बताती हैं कि हमारे पास जो रेट का जो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स हो जाता है या उससे ज्यादा हो जाता है। आपने पढ़ा होगा ये ग्राफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का, अगर आपने गैसियस स्टेट कर रहा होगा, रिवीजन करी होगी आपके स्कूल में या कहीं भी, तो उसमें आप एक ग्राफ करते हो जिसका नाम होता है मैक्सवेल कर्व। मैक्सवेल ने क्या करा था? उसने एक कर्व बनाई थी एनर्जी की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के विद रिस्पेक्ट टू फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फ्रैक्शन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ उसने एक कर्व बनाई थी एनर्जी के साथ। तो वो कर्व क्या थी? ऐसे कुछ थी। ये था कि हमारे पास जो है कुछ फ्यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब एक ऐसी एनर्जी होती है जिसपे तुम्हारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक ऐसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिसके ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। या आप गैसियस स्टेट में पढ़ते हो, आप उसके बारे में पढ़ते हो, रिलेटिव वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के बारे में, आप रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सॉरी उसके बारे में पढ़ते हो आप, ठीक है। तो ये मैक्सवेल ने ये कर्व बनाया था, ठीक है। तो
मान लेते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन हो रही है उसमें कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी है एट टेम्परेचर T1। एट टेम्परेचर T1 केल्विन ये हमने रिएक्शन करी, बट जब आपने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ा दिया, आप क्या देखोगे कि आपका जो ग्राफ है ना वो थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। जो ग्राफ है ना आपका वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। थोड़ा ऐसे बनाते हैं, ग्राफ है ना थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, ठीक है। सपोज आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी, अभी हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच मस्ट बी पोजेस्ड विद द मॉलिक्यूल फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। तो सपोज आपके पास जो एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो कितनी है मॉलिक्यूल की, जब आपके पास टेम्परेचर T1 था तो ET है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसकी, तो मतलब क्या है कि इतना जो है हमारे पास एरिया है वो बताएगा कि इतने नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं उसमें, है ना। बट जब आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हो, 10 से इंक्रीज करते हो, T1 प्लस 10 आपने इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर को, ठीक है। तो अब आपको क्या मिला, ये वाला ग्राफ मिला। तो आप इस ग्राफ को जब आप, ये तो मैंने ऐसे ही रैंडम सा बनाया, जब आप इस ग्राफ को एक्सपेरिमेंटली देखोगे तो ये पाया गया कि थ्रेशोल्ड एनर्जी तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो तो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज नहीं होगी, है ना। टेम्परेचर के चेंज होने से वो चेंज नहीं होगी, वो तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी मॉलिक्यूल के पास हाँ उतनी होनी चाहिए। टेम्परेचर के चेंज होने से वही तो देखना है हमने कि थ्रेशोल्ड एनर्जी सेम रहती है, बट स्टिल हमारे पास रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो हमारे पास जो एरिया अंडर द ग्राफ था ना, ये तो थ्रेशोल्ड एनर्जी तो सेम ही रहेगी, तो जो एरिया अंडर द ग्राफ था ना ये वाला अब पूरा यही होएगा। ये जो एरिया अंडर द ग्राफ था वो ये रेड वाले जो पोर्शन मैंने हाईलाइट करा था इस एरिया से डबल हो जाता है, इस एरिया से डबल पाया गया। आप मैथ्स में भी एरिया अंडर द ग्राफ निकालते होंगे इंटीग्रेशन के टाइम पे, तो ऐसे इन्होंने यहाँ पे निकाला, तो उन्होंने देखा कि हमारे पास जो एरिया इनिशियली आ रहा था उससे ये डबल हो गया। तो इससे उन्होंने बोला कि हमारे पास रिएक्शन के जब हम रिएक्शन के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं बाय 10 डिग्री, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डबल हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये प्रूफ आया था। तो इससे हमें ये पता चला था कि हमारे पास सारी की सारी जो कोलिजन्स है वो इफेक्टिव नहीं होती हैं, कुछ नंबर ऑफ कोलिजन्स ही होती हैं जिनके पास ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। जब ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉस करते हैं तो हमारे पास रिएक्शन होती है, और उस रिएक्शन को अगर हम रिएक्शन के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स जो होती है वो बढ़ जाती हैं। तो बढ़ने की वजह से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये टॉपिक अभी समझ आ गया होगा कि कैसे मॉलिक्यूलर कोलिजन थ्योरी ने हमारे पास रिएक्शन के रेट को एक्सप्लेन करा, टेम्परेचर के इफेक्ट को एक्सप्लेन करा, है ना। अभी तक अब हमने क्या पढ़ लिया, अगर मैं उसको सारे को कंक्लूड करूं, हमने पढ़ लिया कि मॉलिक्यूलर कोलिजन थ्योरी क्या कहती है। उसने कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया, फिर देन उसने बताया इफेक्टिव कोलिजन्स के बारे में, देन हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में पता लगा कि इफेक्टिव कोलिजन्स वो होती हैं जिनके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। फिर उसके बाद हमने टेम्परेचर के इफेक्ट को एक्सप्लेन करा, है ना। अब नेक्स्ट बात आती है हमारे पास कि जब हम थ्रेशोल्ड एनर्जी के कॉन्सेप्ट को हम और अच्छे से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके पास 2 रिएक्टेंट्स पड़े हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। किसी में रूम पे रख दो, आपने जनरली लैब में ऐसे ही रख दो मान लो, तो वो आपस में रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो रूम टेम्परेचर पे नहीं होती हैं, बहुत कम होती हैं जो रूम टेम्परेचर पे हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम उनको जैसे जनरली लैब्स में वगैरह में है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनको अपनी प्रोटेक्शन के मतलब एकदम प्रोटेक्ट करके रखते हैं, केमिकल्स को आपस में साथ जोड़ने नहीं देते, मतलब एक दूसरे के साथ नहीं रखते हैं, ठीक है, ताकि वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट ना करें, है ना। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास बहुत सारे केमिकल रिएक्टेंट्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करते। तो उसका मेन रीजन क्या है कि उनके पास वो अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती जो उनके रिएक्शन के लिए बहुत जरूरी है टू फॉर्म द प्रोडक्ट। दैट मीन्स उनके पास एक थ्रेशहोल्ड एनर्जी नहीं होती है कि वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें और हमारे पास प्रोडक्ट बना दें।
इसका मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि हम क्या कर देते हैं कि जैसे वही मैंने शुगर की बात करी कि अगर वैसे तो शुगर तो आप थोड़ी देर रखोगे वो घुल जाएगी, बट मैं नॉर्मल जस्ट समझाने के लिए एग्जांपल लूं तो शुगर की बात कर लूं, ठीक है। तो आप ऐसे पड़े रहोगे तो उसको टाइम लगेगा, अगर मैं उसको हीट कर देती तो वो जल्दी हो जाती है, ठीक है। मतलब उसको उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है रिएक्शन करने के लिए। वही बात आ गई हमारे पास जनरल केमिकल रिएक्शंस में जो हम लैब वगैरह में करते हैं कि रूम टेम्परेचर में वो एक दूसरे के साथ बड़े रिएक्ट नहीं कर रहे, बट जब हम उसको हल्का सा हीट करते हैं तो वो एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, क्या क्यों हमारे पास तब रिएक्शन हुई, उससे क्या हुआ कि जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा तब उसको उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल गई जो उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर थी, ठीक है। मतलब एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्रॉस कर रही थी, उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने पोजेस कर ली। जब वो उतनी एनर्जी को पोजेस कर लेगा तब रिएक्शन शुरू हो जाएगी, ठीक है। तब हमारे पास प्रोडक्ट बनने शुरू हो जाएंगे। तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ी उस रिएक्शन को कराने के लिए, उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी को अप्रोच करवाने के लिए, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी याद आया आपको? मैंने एक्टिवेशन एनर्जी पिछले बहुत सारे लेक्चर से मैं एक्टिवेशन एनर्जी कर रही हूँ कि स्टार्टिंग में आपको जब मैंने बताया था टेम्परेचर के बारे में ना, तो मैंने आपको एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बताया था। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी वही होती है हमारे पास कि कितनी एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ी किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए, उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। मान लो कि आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो, आपको इतनी हाइट पे पहुंचना है, आप यहाँ पे हो, आपको इतनी हाइट पे पहुंचना है, तो उसके लिए आपको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, इतना आपके पास हिम्मत होगी, इतनी आपके पास एनर्जी होगी, तभी आप इतनी ऊंची दीवार को मतलब पार करके यहाँ तक पहुंच सकते हो, है ना। यही बात है। तो हमें इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इस एनर्जी लेवल तक पहुंचने के लिए चाहिए थी, ठीक है, ये थी हमारे पास मिनिमम एनर्जी जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही थी, जिसके बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे। तो इस मिनिमम एनर्जी तक पहुंचने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए थी, कितनी एनर्जी हमें उसमें उसे बाहर से दी, दैट इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर, टू डू द केमिकल रिएक्शन, टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को हम ऐसे लिख देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को हम लिख देते हैं कि इसको, इसका सिंबल ई होता है। एक्टिवेशन एनर्जी को लिख देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी पोसेस्ड बाय द मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ पे आपके पास सिर्फ 5 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी थी, बट आपको चाहिए कितनी थी? 10 किलो जूल्स एनर्जी चाहिए थी यहाँ तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा 5 एनर्जी देनी पड़ी, 5 किलो जूल्स देने पड़े ताकि आप यहाँ तक पहुंच सको। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ी थी वो हमें बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अगर आप और भी एग्जाम्पल से समझना तो चाहो तो आप बात कर सकते हो अपनी उसकी, आग जलाते हो आप घर पे, ठीक है। तो आग कैसे जलती है? जब तक आपके पास, आप फ्यूल की बात करो, मतलब इन द सेंस के आपके पास फ्यूल पड़ा है, कैरोसिन पड़ा है, कुछ भी पड़ा है, तेल पड़ा है, ठीक है। तो पड़ा तो वो आग नहीं पकड़ता ना। जब तक आप उसके पास एक ऑक्सीजन का, हवा का सोर्स ना लेके जाओ, एक आग उसको जलाने का, उसको इग्नाइट करने का सोर्स ना लेके जाओ, उसको टेम्परेचर ना दो, तब तक वो तुम्हारे पास नहीं मतलब रिएक्शन शो करेगा, नहीं वो रिएक्ट करेगा हवा के साथ। उसको बाहर से एक एनर्जी चाहिए जो हम प्रोवाइड करते हैं। जब हम माचिस की तीली जगाते हैं तो तब तुम्हारे पास वो कैरोसिन में वो हो जाता है, मतलब आग लग जाएगी, ठीक है। तो वो कैसे लगी? क्योंकि उस टाइम पे उसको इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल गई कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तुम्हारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन करे, मतलब आग बना सके। तो इसीलिए ही हमारे पास धरती पे बैलेंस है। अदरवाइज क्या होता कि आपके पास, आपको पता है कि आपका फ्यूल जो है वो अर्थ क्रस्ट वगैरह में से निकालते हैं, है ना, कोल वगैरह निकालते हैं, वो सब निकालते हैं। तो अगर ऐसा होता कि हर एक मॉलिक्यूल, हर एक रिएक्टेड मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाते रूम टेम्परेचर पे ही, उनको कोई एनर्जी चाहिए ही नहीं होती, हर कोलिजन जो है इफेक्टिव होती, तो फिर तो धरती तो तबाह हो जानी थी, है ना।
यही होना था ना, फिर तो हम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। तो इसका रीजन यही है कि आपके पास क्यों हर चीज आपस में पड़े पड़े रिएक्ट नहीं करती, हर चीज एकदम से रिएक्ट नहीं करती, कोई कोई करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती, ठीक है, वो डिपेंड करता है उसके नेचर के ऊपर, ठीक है। तो हर चीज क्यों नहीं करती, क्योंकि उनकी कोलिजन्स जो है वो इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं होती, उनको एनर्जी नहीं मिलती उतनी कि वो एक दूसरे से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना सके, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था मॉलिक्यूलर कोलिजन थ्योरी का। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आई थिंक अब समझ आ गया होगा, बट आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करें। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिकल काइनेटिक्स को समझने का, और सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप इसके आपको थ्योरेटिकल बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे, कोई न्यूमेरिकल कुछ नहीं ज्यादा डालने वाले वो, ठीक है। इसको आप थ्योरेटिकली पता होना चाहिए, आपको थ्योरेटिकल मतलब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि मॉलिक्यूलर कोलिजन थ्योरी को एक्सप्लेन करो, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, 1 मार्क में पूछ लेते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमने ये बात कर ली अपनी कोलिजन फ्रीक्वेंसी की, इफेक्टिव कोलिजन की, बट हमारे पास कोई भी रिएक्शन के लिए अब ये ही सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी कंडीशन नहीं है, एक कंडीशन और है जो रिएक्शन के रेट को डिफाइन करती है। वो कंडीशन क्या है? कंडीशन ऑफ अप्रोप्रिएट ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन से क्या मतलब? क्या हुआ था कि कई वैसे तो इफेक्टिव कोलिजन से हमारी एक्सप्लेनेशन हो रही थी, बट क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सारी रिएक्शंस करवा के देखी और उस अपने प्रिंसिपल को प्रूव करने की कोशिश की, मतलब उस थ्योरी को देखनी, मतलब तभी उन्होंने बताया कि हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन जो है वो नेसेसरी कंडीशन है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी प्रोडक्ट फॉर्मेशन। पर उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी रिएक्शंस थी जो स्टिल उनका रेट ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्टेड वैल्यू से ज्यादा आ रहा था। सो देन उन्होंने क्या देखा कि हमारे पास एक और कंडीशन है, सेकंड कंडीशन, एक तो थ्रेशोल्ड एनर्जी तो थी, इफेक्टिव कोलिजन तो था, एक और कंडीशन क्या है? प्रॉपर ओरिएंटेशन, कि हमारे पास कोई भी कोलिजन जो है इफेक्टिव तब होंगी तब जब उसके पास एनर्जी होगी, सही है। दूसरा, जब उसके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी, कि कुछ कोलिजन्स ऐसी होती हैं जो होनी तो इफेक्टिव चाहिए, बट बिकॉज हमारे पास जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में एक दूसरे से अप्रोच नहीं कर पाते, ठीक है। मान लो ये आपके पास एक रिएक्टेंट है, ठीक है, एक रिएक्टेंट है ये N2O मान लो, ये आपके पास N2O मान लो, ये O है, ये N है, ये N, ठीक है, N2O है। ये N2O दूसरे N2O के साथ अगर सेम ओरिएंटेशन में मिलेगा, अगर सेम ओरिएंटेशन में मिलेगा तभी इसकी कोलिजन जो होगी इफेक्टिव होगी, और एक दूसरे से कोलाइड करके ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देगा, N2O4 बना देगा, या कुछ भी जो भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होनी है डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन कंडीशन वो कर देगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गई। बट अगर इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है, मान लो कि ये N2O तुम्हारे पास इस फॉर्म में आ जाए, ऐसे आ जाए, थोड़ा उल्टा पुल्टा आ जाए, ऐसे आ जाए, तो क्या होगा? यहाँ पे क्या था, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस ऑक्सीजन को अप्रोच करना जरूरी था, बट अब क्या हुआ कि तुम्हारे पास इस ऑक्सीजन तक पहुंचने के लिए एक स्टेरिक फैक्टर आ गया, एक हिंड्रेंस मिल रही है इन दो एन से, ठीक है, क्योंकि इसकी ओरिएंटेशन उसकी जैसी नहीं है ना, क्योंकि इसकी ओरिएंटेशन इसके जैसी नहीं है, तो जिस वजह से क्या होगा, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं बनाएगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इससे उन्होंने एक और फैक्टर, हमने रेट अभी तक पढ़ा था कि रेट हमारे पास जो होता है वो Z और इफेक्टिव कोलिजन्स के बराबर होता है, बट इससे उन्होंने एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस करा जिसको हमने बोला स्टेरिक फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोल देते हैं इसको। इसका मतलब क्या है कि वो प्रोबेबिलिटी की कितनी हमारे पास जो है कोलिजन्स जो है प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो रही है, तो अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन में मॉलिक्यूल्स होंगे तभी हमारे पास कोलिजन्स इफेक्टिव हो पाएंगे, तो उसको उन्होंने स्टेरिक फैक्टर बोल दिया, ओके। तो अब एक और बात थी कि जो फ्रैक्शंस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन है उन्होंने कैसे डिफाइन करा इसको, e⁻⁻⁻T, where E is known as the minimum amount of energy या थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी ले लिया उन्होंने, उसको लिख दिया R is गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T is the temperature। तो इन्होंने हमारे पास रेट को ऑफिशियली जो मतलब मॉलिक्यूलर कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग बना वो क्या था, E/RT, यहाँ पे P आ गया। ये हमारे पास जो है रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला बना था थ्रू मॉलिक्यूलर कोलिजन थ्योरी,
ठीक है, ये फॉर्मूला बना था। अब आपको अगर मैंने एक ग्राफ बताया था स्टार्टिंग में एक्टिवेशन एनर्जी का, कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, कि उस एक्टिवेशन एनर्जी एक एनर्जी बैरियर को बता दिया उसने, बताया था मैंने कि हमारे पास एक ऐसा ग्राफ होता है कि यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, जो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, इस एनर्जी को मैंने एक्टिवेशन एनर्जी बोला था, है ना। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी थी जो इसको मैंने एक्टिवेशन एनर्जी बोला था कि हम अगर इस बैरियर को क्रॉस करेंगे तभी प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये तो एक्टिवेशन एनर्जी होगी हमारी, है ना। ये हमारे पास हो गया प्रोडक्ट। ये क्या चीज है, ये है कि हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को जब हमने एनर्जी दी तो एनर्जी प्रोसेस करने के बाद वो एक ऐसी एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच गया जिसको हमने बोला एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लिया उसने, जिसकी एनर्जी जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है। तो अब वो अगर उसको थोड़ी सी और अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल गई कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर जाए तो वो प्रोडक्ट बना देगा। अगर उसको एनर्जी नहीं मिली तो वापस वो रिएक्टेंट की फॉर्म में आ जाएगा। दैट मीन्स चाहे एनर्जी मिले चाहे ना मिले, उसने आना नीचे की तरफ ही है, मतलब ग्राउंड स्टेट के ऊपर ही आना है। टू द स्टेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी आना है टू गेन स्टेबिलिटी। ठीक है, यही दुनिया का दस्तूर है, एक तरह से कह सकते हो कि आप एक एक्साइटेड स्टेट से आपको कभी ना कभी ग्राउंड स्टेट पे आना ही पड़ेगा। तो वही बात आ गई कि जब वो एक्साइटेड स्टेट से आया तो आपको ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी को लूज करके वो ग्राउंड स्टेट पे, दैट मीन्स प्रोडक्ट पे आ गया जिसकी मिनिमम एनर्जी थी। वहीं अगर उसको एनर्जी उतनी नहीं मिली तो ये ग्राउंड स्टेट कौन सी है, उसके लिए रिएक्टेंट वहां पे आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ऐसे दो तरह के ग्राफ बन सकते हैं। ऐसे हमारे पास दो तरह की रिएक्शंस होती हैं जिसके लिए हमारे पास दो तरह के ग्राफ बनते हैं। अब वो कौन सी रिएक्शंस होती हैं, एक ऐसे हमारे पास ग्राफ बनता है, एक ग्राफ कैसा होता है, एक ऐसा ग्राफ होता है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। इसके लिए हमें इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी, इसके लिए हमें इतनी अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। यहाँ पे भी एनर्जी है, यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है आपका, यहाँ पे भी एनर्जी है, यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब इन दोनों ग्राफ्स में डिफरेंस क्या है, एनर्जी का डिफरेंस है। यहाँ पे आपको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी, और जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मतलब जितनी एनर्जी से लूज करके वो प्रोडक्ट बना है वो कम थी। मतलब एनर्जी रिलीज आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट के लिए एनर्जी थी वो कम थी, है ना। प्रोडक्ट की जो एनर्जी थी वो अब यहाँ पे जो हमारे पास दो तरह के ये ग्राफ बने, इन दोनों ग्राफ्स में डिफरेंस किस चीज का है, एनर्जी का। यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से कम है, और यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है। यहाँ पे आपको एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा देनी पड़ी, वहां पे आपको एक्टिवेशन एनर्जी कम देनी पड़ी। इसका क्या रीजन है, ये वाली जो रिएक्शन है जहां पे आपके प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, एनर्जी का रिलीज होना। कि आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आपको पता ही होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आपको पता है ना। हमने पढ़ा है कि कोई भी रिएक्शन हो रही हो, आपके पास दोनों साइड जो है एनर्जी की कंजर्वेशन रहती है ना। तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे थी, अगर तो यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई, जैसे यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो रिलीज हुई होगी। तो जब एनर्जी रिलीज होती है तो उन रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, इनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अगर आप बर्निंग ऑफ फ्यूल की बात करो, कंबशन ऑफ फ्यूल की बात करो, तो ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। बट वही अगर हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस की, तो वो रिएक्शंस होती है जिनकी जो है प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है, मतलब जो एनर्जी अब्सॉर्ब करके हमारे पास प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा एनर्जी अब्सॉर्ब करके हमारे पास प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं
एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मतलब अगर आपने बाहर से हीट दी तो वो क्या करेंगे, उस हीट को रिलीज नहीं करेंगे, उस हीट को अब्जॉर्ब कर लेंगे और अब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट बना देंगे। तो अगर तो प्रोडक्ट की एनर्जी इंक्रीज कर जाती है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो हीट है यहाँ पे यूज हुई है, यहाँ पे अब्जॉर्ब हुई है, इस रिएक्टर ने इसको अब्जॉर्ब करा है, जिस वजह से प्रोडक्ट की एनर्जी हाई होगी और दोनों साइड एनर्जी जो है कंजर्व रही है, तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर हीट रिलीज हुई होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हुई होगी, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, इससे आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा। सो आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट थ्योरी के बारे में, जो है आर्हेनियस थ्योरी। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है हर एक एग्जाम के लिए। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपके पास आर्हेनियस थ्योरी जो है वो उसके क्वेश्चंस आते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, वो थ्योरी समझने के लिए आपको सबसे पहले इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही है अप्रॉक्स, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ी सी चीजें चेंज आएंगी, थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बट बात सारी सेम ही होगी, वो इस थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड है। तो इस थ्योरी को एकदम अच्छे से डिटेल से पढ़ लेना। ओके, सो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।